Hello, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, गुड आफ्टरनून बच्चे। बहुत कम बच्चे आज, तो बच्चे आ रहे हैं या नहीं आएंगे? मैम वो फ्रेशर्स की पार्टी अच्छा, नहीं आएंगे मैम। और कोई नहीं आएंगे आज? अच्छा, ओके। तो बताओ बच्चे, तो आज कम बच्चे न्यू एक्सपेरिमेंट करें या नेक्स्ट क्लास करें? नेक्स्ट क्लास ही कर लो। क्लास कर लें। बहुत कम बच्चे हैं ना, फिर एक्सपेरिमेंट सबका मिस हो जाएगी। यस ओके, तो बताओ अभी तक जो मैम वो सुबह वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते। उसमें क्या क्वेश्चन था? ज्यादा टफ थे? बोलो आंसर बता दो। आंसर पता लग जाता ना क्या आंसर है मैम। हाँ, पता क्वेश्चन मुझे कभी याद नहीं। अभी बताओ, क्वेश्चन एक सोचो, बताओ, फिर कर लेंगे आंसर। मैं पूछ रहा हूँ मैम एक करके। हाँ, एक मिनट मैम, मैं एक बार खोल रहा हूँ। एक मिनट मैम। You tell the marks. नहीं, अभी मार्क्स तो आपको नहीं बताएंगे, ठीक है? क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे मैम। अच्छा एक मिनट, नहीं ये नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस फेनोमेनन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट? क्या है ऑप्शन, क्या क्या है इसमें? हाँ, इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओनली, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओनली, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड इंटरफेरेंस एंड डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या होगा? एम्पलीट्यूड है। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। हाँ, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव ओनली लिख लिया मतलब खाली डिस्ट्रक्टिव तो नहीं होता ना, कंस्ट्रक्टिव ओनली भी नहीं होता। एंड डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, देखो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव दोनों केसेस में होता है, चाहे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हो या डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट हो, इंटरफेरेंस होता है मतलब डिस्ट्रक्टिव ये होता है। तो ओनली तो नहीं होता ना, दोनों चीज होता है, एज डिस्ट्रक्टिव होगा एंड कंस्ट्रक्टिव होगा, बोथ विल हैपन। ओके, तो इसका आंसर जो होगा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? हाँ बोलो। If A is the width of the slit and B the distance between the slits, then A plus B is called as A opacities. हाँ, ग्रेटिंग एलिमेंट ना? हाँ हाँ, ग्रेटिंग एलिमेंट। या हम थ्योरी करने के टाइम नहीं करते थे क्या? बार बार बोलते थे याद रखना। मैम उसमें वो कंफ्यूजन था ना कि ग्रेटिंग वैल्यू है इसका आंसर या ग्रेटिंग एलिमेंट, क्योंकि ग्रेटिंग एलिमेंट इसको कहते हैं, कभी कभी ग्रेटिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। मैंने बोला था कोई किसी बुक में भी ग्रेटिंग कांस्टेंट वेरी रेयरली लिखते हैं, बट जनरली इट इज नोन एज ग्रेटिंग एलिमेंट। ओके, हाँ। Okay. Next question is, in our lab, which source of light is used to see the grating spectrum? Then answer तो सोडियम है ना इसका? मर्क्यूरी। हाँ, सोडियम लाइट जो होता है वो येलो होता है, ठीक है? तो सोडियम लाइट जो होता है ना वो येलो होता है, और उसका एक वेवलेंथ में बोल रहे हैं बार बार, दो लाइन होते हैं 5890 5896, जो हम एवरेज जनरल ले लेते हैं येलो लाइट के। न्यूट्रॉन सिग्नल में हमने येलो लाइट के बारे में डिस्कस किया था, सोडियम लाइट, इसका वेवलेंथ होता है 5893। एंड ग्रेटिंग में क्या है आपको पता, हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर में हमें सारे स्पेक्ट्रम नजर आ रहे हैं, ठीक है? स्पेक्ट्रम मतलब सारे कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट हम यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो जहाँ पे व्हाइट लाइट आ रहे हैं, स्पेक्ट्रम आ रहे हैं, वायलेट रेड ग्रीन आ रहे हैं, मतलब दैट इज अ व्हाइट लाइट, ठीक है? मैम which type of diffraction? मर्क्यूरी लाइट। ओके, मर्क्यूरी लाइट जो होता है व्हाइट लाइट होता है। हाँ बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay मैम, next question is, which type of diffraction takes place in diffraction grating? तो इसका आंसर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है या फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है या बोथ है? क्या होगा बोलो? मैम फ्राउनहोफर। फ्राउनहोफर हो। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन खाली हम क्लासिफाई करते हैं, उसका हमने हमारे सिलेबस में कुछ है नहीं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो वहां पे क्या लेंसेस यूज नहीं होते, डिस्टेंस में सारी कैलकुलेशन होता है। जो हमने बताते हैं ना डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, जो दोनों टाइप का डिफ्रैक्शन का डिफरेंस आपको पूछा था, बताया था मैंने, तो उसमें क्या बताते हैं, यहाँ पे लेंस यूज होता है, कहाँ पे? फ्राउनहोफर में। एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में कोई लेंस यूज नहीं होता, तो जनरली वो कोई एपर्चर स्ट्रेट एज से उसका डिफ्रैक्शन हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं। एंड वहां पे सारे जो कैलकुलेशन होता है, मैक्सिमम मिनिमा एवरीथिंग ऑन द डिस्टेंस,
एंड यहाँ पे क्या है, हम सारे एंगल में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एंगुलर इंक्लिनेशन आर इंपॉर्टेंट एंड वहां पे डिस्टेंसेस आर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के लिए। एंड मेन पॉइंट लेंस यूज होता है, दैट इज सोर्स एंड स्क्रीन इज दैट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। तो इनफाइनाइट में तो स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम उसको कन्वर्जिंग लेंस के फोकल प्लेन में प्लेस करके उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉनोफर डिफ्रैक्शन ही होता है। ओके, हाँ चलो बच्चे बोलो आगे। Which color of light deviates most in case of diffraction grating spectrum? Option A violet, blue, red, green. बोलो क्या होगा। Red. एंगल किसके लिए ज्यादा होता है, रेड के Ma'am, लिए red. होता है ना। हाँ तो वही होगा आंसर, ठीक है। वैसे ऐसे देखो क्वेश्चंस कुछ कुछ करने से आपको आइडिया भी मिलता है कि आपने किया क्या है, ठीक है। हाँ, बोलो नेक्स्ट आंसर और क्या, बढ़िया। If there are n number of slits in a grating spectra, then there will be how many secondary maximas? Option is n, n minus 1, n minus 2 and 2n. कितना n होगा, minus n minus 2. हाँ हम कहते हैं ना इसमें ये होता है n minus 1 मिनिमा होगा, तो इन बिटवीन n minus 1 मिनिमा का मतलब इन बिटवीन और कोई मैक्सिमा भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ Next question is, what principle is responsible for light spreading as it passes through a narrow slit? Options are refraction, polarization, diffraction and interference. क्या है बताओ। Diffraction. डिफ्रैक्शन, पूरा डेफिनेशन आ गया इसमें, ठीक है, डेफिनेशन आ गया। हाँ बोलो। Next question is, which instrument is used to see grating spectrum? इसका आंसर स्पेक्ट्रोमीटर होगा। हाँ हाँ स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ओके मैम, ये मैम इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज n slits, diffraction grating has is question and options are n slits n with minus 2. horizontal, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो बोलो। Diffraction grating has first option is n slits with horizontal arrangement having equal slit width, n slits with horizontal arrangement having equal opaque and slit widths, n slits with parallel arrangement having unequal opaque and slit widths, n slits with parallel arrangement having equal opaque and slit widths. देखो जब हम बताते हैं ना ग्रेटिंग एलिमेंट, आप सबने अभी पूछा कि a प्लस बी आंसर क्या है, सबने बोला ग्रेटिंग एलिमेंट, उसमें हम ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को डिफाइन क्या करते हैं, दैट इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल स्लिट्स। मैं ऐसे ऐसे आपको लाइन करके बताती थी ना, याद है कि ऐसे ऐसे हम स्लिट रूट लेते थे हमारी, तो इसमें क्या आएगा, लार्ज नंबर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल स्लिट्स, ओके। तो ये सब जो आएगा ऐसे दिखना, वैसे ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा जैसे ये है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जैसे सपोज ये लेके ग्लास का पीस हमने लिया, इसके ऊपर मैंने बारकोड से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या है ब्लैक लाइन कर दी एंड ये भी ब्लैक लाइन कर दी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अगर लाइन बना दी, मतलब दिस पोर्शन को क्या कहा जाता है, दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट, तो इसको कहा जाता है ओपेक टू लाइन। तो ये हमारी जो वैल्यू है बी, ए प्लस बी अगर लेंगे ये बी है एंड ये जो है विड्थ ऑफ द स्लिट। तो ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट में इन सब का जो वैल्यू जो होता है ए और ए, स्लिट रूट ए, मैंने जो डेरिवेशन फिगर के हिसाब से मैंने उसको बी लिखा था एंड स्पेसिंग ऑफ द स्लिट्स को ई लिया था। तो ए अगर दिया है स्लिट विड्थ एंड बी अगर लिखा है स्पेसिंग, तो ये ए एंड बी सारे स्लिट के लिए सेम होगा। सारे स्लिट का विड्थ ए होता है, सारे स्लिट के बीच पे कंसेक्यूटिव स्लिट के बीच में डिस्टेंस जो होता है दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू बी होता है, ओके। तो a प्लस बी जो ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, इसमें a एंड b के बेसिस पे हम ग्रेटिंग को डिफाइन करते हैं, दैट इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट स्लिट्स, दैट इज slit root is same for everyone and distance spacing between the slit is same for everyone, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा बोलो, जितने सारे ऑप्शन आपने पढ़ा उसमें से कौन सा? n slits with parallel arrangement having equal opaque and slit widths. हाँ वही होगा आंसर। मैम इसका तो बेसिक्स है, इसने शेप पूछा हुआ था न्यूटन रिंग, तो ये सर्कुलर हो गया। तो ये जो सर्कुलर है, जो लोकलाइज्ड सर्कुलर, ये सब जो है तीन ऑप्शन वाला था शायद। हाँ और दूसरे में वो इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल पूछा है, तो इसका आंसर तो सुपरपोजिशन होगा ना। क्या था उनको? प्रिंसिपल यूज्ड इन इंटरफेरेंसेस, यही पूछा।
सुपरपोजिशन, हाँ, तो तभी मैंने बोला था सारी बेसिक चीज है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली जो छोटा बहुत कंसेप्ट है थ्योरी भी पढ़ लिया है तो आपको सारे बेसिक आइडिया हो जाएगा कैसे होता है, क्योंकि थ्योरी के लिए आपको हाँ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर। और क्वेश्चन बचा है अभी? हाँ है, अभी तो 6 होंगे। हाँ बोलो हाँ बोलो। If instead of monochromatic light, white light is used for interference of light, what should be the change in observation? हाँ, व्हाइट लाइट यूज करने से क्या होगा बोलो, इंटरफेरेंस में Colored fringes. हाँ, सारी कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी, सेंटर में क्या बनेगा, White bright at the center. हाँ, Yes, ma'am. सेंटर में जनरल सेंटर पॉइंट जो हम लेते हैं S1 S2 दो सोर्स लेते हैं, सेंटर पॉइंट को हम क्या लेते हैं, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, मतलब पाथ डिफरेंस 0, तो वहां पे हमारी पाथ डिफरेंस 0 मतलब 0 फॉर ऑल द कलर्स, सारे कलर्स के लिए अगर हमारी 0 हो गई देन नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ बोलो। The characteristics of fringes observed in Newton's ring. एक मिनट, प्रदीप झा कौन है, कोई प्रदीप झा? हमारी क्लास का नहीं है। ये कौन है? Yes, who is this Pradeep Jha? No, I don't know. Okay, चलो हाँ बोलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। Ma'am, next is the characteristic of fringes observed in Newton's ring experiments. Option are fringes of equal thickness, not evenly placed and localized. Fringes of equal thickness. यही होगा आंसर, क्योंकि फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस हम बोलते हैं, एक थिकनेस पे हमें एक फ्रिंज मिलती है, ओके, और फ्रिंजेस जो होता है लोकलाइज, मैंने बोला था ना जस्ट ऊपर ही बन जाती है वो, दैट लोकलाइज। और एक ऑप्शन क्या है मैम? अभी फर्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्रिंजेस ऑफ इक्वल, हाँ, इक्वल थिकनेस, बोलो बोलो बोलो। इक्वल थिकनेस, इवनली प्लेस्ड एंड लोकलाइज्ड। And next is fringes of equal inclination, not evenly placed and localized. नहीं, वो नहीं होगा, सुनो, इसमें जो होता है फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ये सेम नहीं रहता। हमने दिखाया था ना, d1 minus d2 is more than d2 minus d3, similar d3 minus d4, तो उसमें हम ये बताते हैं that is the distance between the consecutive fringes is gradually decreasing as the number of fringes are increasing. पैटर्न में भी देखेंगे तो हम, जैसे सेंटर के पास जो होता है उनके बीच वो स्पेसिंग ज्यादा होता है, जैसे हम सेंटर से दूर दूर जाते हैं देन जो फ्रिंजेस के बीच में जो स्पेसिंग है दैट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, तो वहां पे हम बताएंगे कि फ्रिंजेस आर नॉट इवनली स्पेस्ड, इवनली स्पेस्ड नहीं होता, जबकि डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट में क्या होता है, हम दिखाते हैं बीटा कांस्टेंट, फ्रिंज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे नहीं होता, तभी जो फ्रिंजेस आर सेड टू बी unevenly placed, they are not evenly placed. मैम एक डाउट है, जैसे दूर जाएंगे तो स्पेसिंग कम होगी, बट अगर दूर जाने पे थिकनेस में भी कुछ डिफरेंस आएगा नहीं आएगा फ्रिंजेस के? थिकनेस, अरे थिकनेस वेरी करने से ही तो थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म जो होता है ना, हमने हमारी पार्ट डिफरेंस क्या आता है 2 mu t cos r equals to n lambda लेते हैं, ओके, जो डार्क फ्रिंज तो इसमें बेटर ऑप्शन ये नहीं होगा फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, नॉट इवनली प्लेस्ड एंड लोकलाइज्ड? इंक्लिनेशन चीज जो होता है वो अलग चीज आ जाता है, वो अलग चीज में आ जाता है। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है आंसर। हाँ, इसमें जो कहेंगे, मैंने आपको बार बार ये बात बोला था कि हम भाईवा में पूछेंगे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस को फ्रिंज रूट के साथ और कोई चीज के साथ कंसीडर नहीं करना, क्योंकि इक्वल थिकनेस का मतलब क्या है, एट ए पर्टिकुलर थिकनेस वी आर गेटिंग ए पर्टिकुलर फ्रिंज, क्योंकि पार्ट डिफरेंस जो हम लेते हैं, कोई डार्क फ्रिंज का कंडीशन जो हमने लिया था 2 mu t cos r equals to n lambda, हमने कंसीडर क्या किया, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए cos r का वैल्यू कितना है 1, 0 हो जाता है 1 हो गई, एंड फॉर एयर फिल्म mu इक्वल्स टू 1, तो हमने क्या लिखा था 2t इक्वल्स टू n lambda, एंड लैम्डा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, तो वेवलेंथ भी कांस्टेंट है, तो पाथ डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो पाथ डिफरेंस होने से, हाँ, पाथ डिफरेंस होने से फ्रिंज बनता है, इतना तो आप लोग जानते हो, दैट इज व्हेनेवर देयर एग्जिस्ट ए पाथ डिफरेंस तभी फ्रिंज से
फ्रिंजेस बनती है, क्योंकि हम बताते हैं ना, जैसे YDS में ही बताते हैं, सेंटर में पार्ट डिफरेंस 0 0 दोनों साइड में जाते हैं, पार्ट डिफरेंस ग्रेजुअल चेंज करके होता है, अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट फ्रिंजेस, ये बताते हैं। तो यहाँ पे भी पार्ट डिफरेंस वेरी करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करके कर रहे हैं? ओनली ऑन थिकनेस ऑफ द फिल्म। जो T है, थिकनेस ऑफ द फिल्म वेरी करने से ही फ्रिंज होता है। पर हम ये क्या कहते हैं, आपको पता है, एक लाइन में मैंने आपको लिखवाया था, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग सर्कुलर फ्रिंजेस, locus of all the points corresponding to a particular thickness of the film is in the shape of a circle. Okay, क्यों सर्कल के फॉर्म में बनता है? क्योंकि इक्विडिस्टेंस पॉइंट पे, जैसे हम बताते हैं कॉन्टैक्ट कैसे बनता है हमारे न्यूटन स्ट्रिंग में, ऐसे होता है ना, हम एक के ऊपर और एक हाथ ऐसे रखेंगे, तो एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और ऐसे दोनों सर्कुलर है। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट में थिकनेस क्या है? थिकनेस यहाँ पे 0 है, कॉन्टैक्ट पॉइंट में ग्रेजुअल थिकनेस अलोंग द रेडियस ऑफ द जो भी ग्लास प्लेट हो, ये अकॉर्डिंगली सेंटर से इक्वल पॉइंट पे थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज रिमेनिंग कांस्टेंट, सेम रहता है। तो वो कांस्टेंट थिकनेस का जो फिल्म है, उनका जो लोकस क्या बनता है? सर्कुलर बनता है। एंड जैसे लाइट उससे एक सर्कल के ऊपर इंसिडेंट होता है, ऊपर जाता है, तो जितने लेंथ तक वो लाइट इंसिडेंट होकर ऊपर नीचे तक जाएगा, देन वी कैन गेट ए सर्कुलर, वी कैन गेट द फ्रिंजेस ऑफ दैट टाइप। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम कहते हैं दैट इज अ थिन फिल्म का शेप है सर्कुलर, तो हमें जो फ्रिंजेस मिलती है सर्कुलर होती है। तो ये टोटली थिकनेस डिपेंडेंट फिल्म ही है, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द फिल्म, ठीक है। ओके मैम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये इसको कंफ्यूजन नहीं होना, एक बार इसको पढ़ लो बच्चे, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो। शायद आपने इसके सबको शायद इसमें कंफ्यूजन है, और किसी को कंफ्यूजन है इसमें इक्वल थिकनेस में? इस वाले क्वेश्चन में थी, मतलब इसमें आंसर। हाँ हाँ, ठीक है, गुड, वेरी गुड, चलो आगे बोलो बेटा। मैम इसमें तो बस ये पूछा हुआ है, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में सिंबल R क्या स्टैंड करता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसमें न्यूटन रिंग्स में सोडियम लाइट की वेवलेंथ पूछ रहे, तो 5.93, ठीक है। और बाकी तो वही 45 डिग्री होता है जो ग्लास प्लेट का एंगल होता है, बस हो गया। थैंक यू मैम। हाँ, वाइवा में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो एक्सपेरिमेंट रिलेटेड, थोड़ा बहुत वाइवा का तो पता है आप लोग, अगर हम ओरल वाइवा लेते हैं देन आपके आंसर के ऊपर डिपेंड करके क्वेश्चन कहाँ से कहाँ टर्न ले सकता है, वो भी हो सकता है। जब एक्सटर्नल आके वाइवा लेते हैं देन क्वेश्चन टर्न भी कहाँ से कहाँ भी कर सकता है। तो बट बेसिक चीज, ये सब चीज आपको कॉमन नॉलेज से आना चाहिए। अगर इनकेस कॉलेज आ रहे हो देन आपका अगर लैब के लिए भी कॉलेज खुल रहा है, कभी हो रहा है, अब देखते हैं गवर्नमेंट का डिसीजन के बेसिस पे, देन एक बार कर लोगे ना, आपके दिमाग में पूरा चीज याद रह जाएगी। एंड फिजिक्स, हाँ बोलो मैम, ड्यू तो ओपन हो, हाँ सुना था न्यूज में ड्यू का ओपन हो गया है, पर सबके लिए हो गया है, खाली मैम वो लास्ट ईयर के बच्चों के लिए है। मैम सिर्फ फाइनल ईयर के लिए है मैम। मुझे तो नहीं लगता इस सेमेस्टर हमारा खोलेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर से तो खुल ही जाएगा, इस सेमेस्टर तो नहीं लगता, क्योंकि आप लोग तो फर्स्ट ईयर हो, थर्ड ईयर बच्चों का अभी नहीं खुला ना, थर्ड ईयर बच्चों को जो जरूरत पड़ती है लैब की ज्यादा, उनको ये तो कांसेप्ट बहुत मैम शायद से लास्ट ईयर वालों को ही खोले पहले। हाँ, अभी जैसे स्कूल वगैरह भी हायर क्लास के लिए खुला है, ऐसे कॉलेज भी शायद हायर क्लास के लिए। मैम जैसे मुझे बस लेना है कॉलेज के लिए, तो फर्स्ट डे मुझे खुद ही आना पड़ेगा, मतलब बस नहीं आ सकती? हाँ बेटा, क्योंकि बस का परमिट अभी किसी को नहीं मिला समझे, क्योंकि जितना मैं देख रही हूँ, अपने ऑब्जर्वेशन है आस पड़ोस में बच्चे जो स्कूल जाते हैं, तो बस किसी को भी नहीं दिया गया, ट्रांसपोर्ट किसी को भी स्कूल वाले प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दूर पड़ेगा। हाँ दूर तो है बेटा, ये तो मैम मेरा भी, मैम हमारे कॉलेज का डिफरेंट भी तो है कि मतलब वो काफी लोकेटेड है आउटस्कर्ट्स में, तो मेरे ख्याल से तो प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर आप बात कर लो तो। नहीं बेटा, ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अगर बोलेगा हाँ बस चलेगी तो हम भी खुश हैं, और क्या। मैम बिना उसके तो रोज तो आ ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा दूर पड़ जाएगा। अरे पहले रुक जाओ बच्चे, गवर्नमेंट क्या बोलता है, आप लोग बुलाएगा तभी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कि आपको कब बुलाता है, ओके, तो वो तो उसी टाइम डिसाइड होगा कि क्या करेंगे। अभी तो क्योंकि जितना आप लोग देख रहे हो आपके घर में क्या आस पड़ोस में बच्चे भी जाते हैं, बस किसी का भी स्कूल का बस तो मुझे नहीं लग रहा चल रहा है। मैम अभी तो न्यूज़ ट्रेन भी आ रहा है, हाँ 4 डेथ भी हो गए दिल्ली में। तभी तो बोल रहे हो, जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है हम कोई कुछ नहीं कह पाएंगे उसमें। बाकी आप लोग सुनो बच्चे, सुनो, डोंट वरी, इतना परेशान नहीं होते, ओके, क्योंकि आप जब आओगे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस, उसके बाद तो कुछ सोचा जाएगा,
कन्वेंस के बारे में, पहले गवर्नमेंट का डिसीजन तो आए। तुम देखो ड्यू के सबको बुलाया क्या? नहीं बुलाया, मुझे नहीं लग रहा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबको बुलाया होगा, उनका तो थर्ड ईयर होता है ना, ज्यादातर थर्ड ईयर बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं, उनको बुलाया होगा जितना मुझे लग रहा है। बाकी पर्सनली किसी से पता करने से पता चलेगा कि क्या सीन है अंदर। मैम सिर्फ फाइनल को ही बुलाया उन्होंने भी? हाँ अभी तो फाइनल बुलाएंगे क्योंकि उनका एग्जाम देखो खत्म हो जाएगा ना अप्रैल में उनका, अब टाइम का है, वो लोग कुछ एक्सप्लेन करेंगे दोनों सेमेस्टर का, कैसे कर पाएंगे? एक सेमेस्टर तो ऐसे चला गया और एक सेमेस्टर के लिए कुछ तो लैब करेंगे, उसके लिए शायद बुलाया होगा। प्रोजेक्ट भी होता है हम लोगों का, उनका ही प्रोजेक्ट भी होता है मैम ना, स्टूडेंट्स वेटिंग में है। है? मैम एक एस्टिमेट भी अगर हम लगाएं तो, क्योंकि फरवरी 5 से उनके स्टार्ट है डीयू के, तो अगर हमारा जैसे मिड फेब तो हमारा वही होगा सेशनल, सॉरी मिड सेम होगा, फिर उसके बाद अप्रैल स्टार्टिंग तक तो हमारा वही खत्म हो जाएगा सेमेस्टर ये वाला। हाँ जो तुम लोग बता रहे थे ना वही तो है, आया है, तुम लोग मुझे एक बार बता रहे थे नहीं? हाँ यस मैम। एग्जाम हाँ तो वही होगा। अगर वही शेड्यूल जितना मुझे साइट में वही एक पड़ा है और तो कुछ आया नहीं है। अगर वही एक पड़ा है मतलब उसी हिसाब से मार्च 29 तक शायद आपका एग्जाम है, तो अप्रैल फिर अप्रैल 10 तक खत्म है सब कुछ, ओवर है सेमेस्टर। नहीं फटाफट वो खत्म करके फिर फटाफट नया सेमेस्टर स्टार्ट करेगा, वरना एक ही डे का वो है मैम बीच में। आप लोग फटाफट नहीं निकालेंगे तो दूसरे वाले बच्चे भी आ जाएंगे ना, और इतना डबल अकोमोडेट करने का हमारी कैपेसिटी है क्या किसी को? अभी कहीं पे भी तो नहीं, एक साल के जाएंगे तभी तो दूसरे बच्चे फिर आएंगे, तभी ऐसे करके सेमेस्टर गवर्नमेंट का जो प्लान है ऐसे ही करने के सिवा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। पहले तो यूजीसी का गाइडलाइन ऐसे भी आया था, मैंने तो देखा था पहले, बहुत पहले। कम करना चाहिए, देखते हैं क्या करता है। कोई गाइडलाइंस आया नहीं बेटा, आया होता तो हम तो बता देंगे, हम तो बताते बीट बाय बीट। कोई एक टॉपिक भी छूट जाता है वो बोल देते ये पढ़ो मत, हम भी बता देंगे जो लेस इंपोर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में, पर इसको ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देना। तो सिलेबस आएगा तो सबसे पहले तो खुशी तो हमें मिलेगी, हमें भी एक पता चल जाएगा कि कैसा होता है। कॉलेज को छोड़ के हर जगह का सिलेबस कम कर रहा है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या हाँ नहीं वो तो क्लास का सिलेबस तो कम हो गया, एंट्रेंस का तो जो भी वो तो अलग स्ट्रीम में आ जाता है, पर जनरल क्लास का तो कम हुआ है सबका। उसका भी एंट्रेंस का भी करा आपकी बार तो वही थी एंट्रेंस। हाँ एंट्रेंस का भी सिलेबस कम कर दिया 30%। अच्छा एंट्रेंस भी कम हुआ है? अच्छा यस 4 टाइम्स हो रहा है एंट्रेंस। हाँ जेई मेंस जो है ना हम लोग देखे आए थे, हाँ yes. वो तो 4 टाइम्स शायद कोविड के लिए कर दिया होगा, कोई बच्चे अफेक्टेड हो, एक बार नहीं दे पाया सोचेगा फिर एक बार दूं, शायद वो भी हो सकता है। चलो ये तो गवर्नमेंट का सीन है, जो रूल आ गया उसको तो कुछ नहीं सोच के किया होगा, गवर्नमेंट ने किया है तो ठीक है। तो अभी पहले देखा जाए गाइडलाइंस क्या आता है, आप लोगों को कब बुलाते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या होगा। तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा है फरवरी में आप किसी को बुलाने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली, क्योंकि फाइनल वालों को अगर बुलाया मतलब सबको तो बुला के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे करेंगे वो तो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि वो गाइडलाइंस भी आ रहा है ना, सब चीज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा, तो वो गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी देगा, जब खोलेगा देगा नहीं क्या, कैसे कैसे करना है सब उस हिसाब से सबको करना होगा और क्या। तो आज का टेस्ट ओवरऑल सबका ठीक ठाक हुआ है मुझे लग रहा है ना? यस मैम। हाँ तभी ऐसे टेस्ट थोड़ा करते हैं, आपको ना पता चल जाएगा कि क्या है। बाकी अगर हम थ्योरी का भी इसी 2 चैप्टर का ही इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का थ्योरी का एक ऐसे टेस्ट ले लेंगे तो उसमें आपका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो आप सोचो देखते रहो, अगर होगा तो नेक्स्ट वीक हम इसको ले सकते हैं। तो आप उसके लिए न्यूमेरिकल जो छोटा मोटा है उसको प्रिपेयर कर लो। अभी तो कंसेप्ट तो ये करते करते आपको कंसेप्ट भी पता चल गया है कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, और बाकी जो चीज बचा है दैट इज योर न्यूमेरिकल हमने ट्यूटोरियल भी जितना कर लिया है, बाकी बुक से देखो या कहीं से भी देखो। बुक्स ले लिया आप लोगों ने? नो मैम। नहीं तो कॉलेज आना है या फिर परचेज करना है कोई, या फिर पुरानी? मैम ऑनलाइन से पढ़ेंगे। नहीं ऑनलाइन से तो पढ़ रहे हैं ना, बुक्स तो लिया नहीं ना आप लोगों ने? नो मैम ओके ठीक है। यहाँ पे मिलती नहीं आसानी से। नहीं कुछ बहुत सी जगह पे ना वैसे पुराने बुक्स मिल जाते हैं जो हाफ प्राइस में मिलते हैं, फिर आप उसको रिटर्न भी कर दोगे,
ऐसे भी आता है बुक, मतलब क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है ना, आता है फिर रिटर्न करने से पैसे दे देते हैं। बहुत बच्चे जनरल तिलक नगर से बहुत बच्चे जाते हैं लेने के लिए, बाकी और कोई एरिया होगा कि मेरे रेट पे मिलती है। हाँ वो कुछ मिलती है, मैंने सुना था बच्चों से। तो अभी का क्या सीन है, अभी भी मिल रहा है, तो पुराने बुक्स तो मिलते होंगे क्योंकि उनका भी तो दुकान खाली पड़ा होगा। अगर बच्चे नहीं लेंगे तो वो भी तो स्टोर करके रखते हैं। क्यों देखो, फर्स्ट सेमेस्टर बुक उनके पास होगा, सेकंड सेमेस्टर का बच्चे गए नहीं गए, पर फर्स्ट सेमेस्टर बुक तो पढ़ा ही होगा जरूर, क्योंकि जो कोविड आया वो मार्च में आया ना, तब तो सारे बच्चे सेकंड सेमेस्टर में आ गए थे, तो फर्स्ट सेमेस्टर बहुत बच्चों ने रिटर्न तो कर लिया होगा। ये बुक तो कोई रखते नहीं, तो उसका कोई काम आता नहीं है, तो सेकंड हैंड बुक से मिल सकता है। बाकी लाइब्रेरी से लेना है तो आपको कॉलेज तो आना पड़ेगा, और क्या कह सकते हैं इसमें। ठीक है, ओके ओके बोलो फिर, और कोई डाउट डिस्कस करें, बताओ। अभी ये 4 एक्सपेरिमेंट जो है, अभी ये 2 एक्सपेरिमेंट तो आपका ऑलमोस्ट हो गया है, समझ गए पूरा, आपको आ गया है ऑलमोस्ट। बाकी 2 एक्सपेरिमेंट जो हुआ था दैट इज बेस्ड ऑन प्रिज्म, एंड प्रिज्म का तो बेसिक थ्योरी जो आपको आता है वही है, बाकी प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन ही देख लेना। शायद हमने जो भेजा था मैनुअल, उसमें क्वेश्चंस कुछ हो सकता है, डिस्पर्सिव पावर में शायद कुछ क्वेश्चन भी होगा, शायद देख लेना आप क्वेश्चंस भी उसमें वाइवा का, उसके पीछे है जो मैनुअल भेजा था ना, पीछे भी क्वेश्चन शायद होगा, उसमें भी देख लो। बाकी जो पुराना, इसमें ज्यादा थ्योरी है नहीं ना, क्योंकि हम थ्योरी में नहीं पढ़ते, तो उसका बेसिक आइडिया से आपका क्वेश्चन आएंगे, जो भी लैब का जो वाइवा का होगा उस बेसिक से ही आ जाएगी। खाली उसमें स्पेक्ट्रोमीटर का लिस्ट काउंट वगैरह वो सब भी आ सकते हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट क्या है, मेन स्केल कैसे, बर्नियर स्केल कैसे होता है, लिस्ट काउंट कितना निकालते हो, वो जो रीडिंग लेने का तरीका, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर क्या क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, कोलिमेटर है, टेलीस्कोप है, जो कॉमन नॉलेज वाला चीज है, उसका भी बारे में थोड़ा बहुत आपका आ सकता है। ओके, और अभी और एक एक्सपेरिमेंट आपका है दैट इज बार पेंडुलम, वो तो टोटली ये वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला एक्सपेरिमेंट है, तो वो भी करना तो आपको दिखा के हम समझा सकते हैं, रीडिंग तो हमें खुद लेना पड़ेगा, कि आपको लेना भी मुश्किल है, इसमें से लेना बहुत मुश्किल है, तो उसको भी एक बार देखेंगे। बाकी पोलराइजेशन अभी चल रहा है, पोलराइजेशन जो चैप्टर है ना, ये बहुत इजी चैप्टर है एज कंपेयर टू इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन से कंपेयर करो तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बाकी फिगर ज्यादा समझना है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा है नहीं, तो ये तो बहुत इजी चैप्टर है, इसको भी आप आराम से कर सकते। इसमें जो आएगा लास्ट टॉपिक आएगा पोलरीमीटर, वो भी एक्सपेरिमेंट में करेंगे, वो ही टॉपिक जो है समझने लायक, थोड़ा सा जो मतलब एक डिवाइस का फंक्शन समझना है उसमें इंपॉर्टेंट है, वो समझ रहे हुए तो देन वो वाला जो एक्सपेरिमेंट है आपको समझ में आ जाएगा। तो पोलराइजेशन अभी चल रहा है, ये बहुत इजी ये पोलराइजेशन चैप्टर ना बहुत इजी है, लाइट चैप्टर है, थोड़ा सा जितना है टॉपिक तो उतना ही है, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, पर हेवी नहीं, बहुत लाइट टॉपिक है। एंड उसके बाद आपका ऑप्टिकल फाइबर, ये भी इजी है। बाकी और क्या बचा, लेजर, हाँ ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स है। पोलराइजेशन पूरा मिला के जितना होगा, ऑप्टिकल फाइबर लेजर मिला के उतना होगा, तो ये होगा तो आपका यूनिट 2 खत्म। तो सिलेबस का जो आप सोच रहे हो ना बहुत हेवी है, अब ये दोनों टॉपिक आपका हो गया था ना, आगे का टॉपिक इतना हेवी नहीं है। बाकी अगर क्या करता है यूनिवर्सिटी वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि गाइडलाइंस तो आए नहीं, आएगा तो नेट पे आएगा सारी चीज, हमारे पास कुछ आएगा तो हम आपको बता देंगे टॉपिक फटाफट। तब तक आप सोचो कि ये दोनों टॉपिक भी हम कर लेंगे, ये तीनों जो चैप्टर से ये इसमें से थोड़ा सा इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बताओ और कुछ कैलकुलेशन में, डिस्पर्सिव पावर में, बाकी रिफ्रैक्टिवनेस से किसी कोई डाउट है? ग्रेटिंग तो सबका हो गया था। बाकी मैंने आपको डिफ्रैक्शन का ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया था, पर उसको आप लोगों ने किया क्या, जो क्लास में किया था हमने डिस्कस? हम कर लिया। नहीं, उसको लिख लो बच्चे, वो अपलोड का मतलब है आप लिख के अपना काम अपडेट करते रहो, डोंट योरसेल्फ पेंडिंग में मत रखो। आज नहीं हो रहा है तो कल अपलोड कर दो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि चलो नहीं हो पाया तो आज नहीं तो कल कर दो, पर अपलोड कर दो तो हमारे पास भी रिकॉर्ड हो जाएगी। एंड सबसे बेस्ट थिंग है आपका काम पूरा हो रहा है, दैट इज द मेन मोटिव, कि आपका डे टू डे आपने लिख लिया मतलब आपको आ गया टॉपिक, नहीं आएगा तो पूछ लो कि मैम एकदम। हाँ बेटा बोलो। मैम वो फाइल का आपने अभी तक बताया नहीं कि बनानी है नहीं बनानी? नहीं, आपका वही वाला बोला ना, जो है वही अपलोड करो फाइल का। मैम तो फिर एंड में तो नहीं बनानी पड़ेगी एकदम से हमें सारी फाइल एक बार में, क्योंकि टाइम लगता है मैम फाइल बनाने में। नहीं अभी तो तो बना लो जिसको बनानी है।
अगर कोई बनाना चाहते हो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन है नहीं अभी। मैम रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना? नहीं रिक्वायरमेंट्स होगा तो हम तो बोलेंगे ना अभी। ओके तो ऑक्सी पर जरूरी है कि ऑक्सिलरी कॉपी में ही सारे कैलकुलेशन होते हैं। फाइल में तो ऑक्सी और बाकी ये जो ये है उसको देख के खाली लिखना है आपको, और समझने का काम में हम बता रहे हैं कि पहले समझने का काम कर लो, ठीक है। सबसे पहले जरूरी चीज। हाँ बेटा बोलो। मैम मेरा ट्यूटोरियल 2 और कल के असाइनमेंट, कल की प्रैक्टिकल्स की जो ऑक्सी की वो सबमिट नहीं हो पाई थी, कल बहुत नेटवर्क इशू था। हाँ ठीक है, आप कर देना बेटा, आज कर दो, ठीक है। आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैम आज बेटर है नेटवर्क, आज होपफुली हो जाएगा। हाँ नहीं कल भी हम स्क्रीनशॉट भेज दें आपको अटेंडेंस का? हाँ बेटा भेज दो। मैम उसमें और नहीं दिखाएगा, प्लीज देख लेना। हाँ देखेंगे बेटा, भर दो, अभी तो कोई बात नहीं। आप जब हो रहा है ना ये कर दो, ओके, ट्राई करके कर दो। और नहीं क्यों मुझे व्हाट्सएप मत भेजो, क्योंकि बहुत फोन में ना फिर बहुत सा चीज हो जाता है ना, फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे मेरे पास आएगा तो प्रॉब्लम है, इससे अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है वरना मेरे जो मेल आईडी है उसमें मेल कर दो। हाँ हेलो, यस मैम ओके। हाँ किसने बोला आवाज नहीं आ रही? मैम ये 53 अमन शायद हमारी क्लास में नहीं है। नहीं वही उसी का ही आवाज आया ना, मैं वही बोल रही हूँ। ये कौन है? मैम हमारी क्लास का नहीं था, बाहर का था। अपनी क्लास का नहीं है। कहाँ से आ जाते हैं बच्चे? ये सब चीज थोड़ा सा आप लोग ना आपस में कंट्रोल कर पाओगे। तो देखो आईडी तो हमारे आपस में ही होती है स्प्रेड। आप हमारे जितने बच्चे हैं, हमें जाता बाहर तो मतलब आपसे आ जाता होगा। बताओ, आप बताओ और कोई है क्या कि बाहर ऐसे आ सकता है? बताओ ना, क्योंकि आप लोग बेटा टेक्नोलॉजिकली आजकल ना इंटरनेट के हिसाब से हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, हमें पता है। तो आप बताओ, तुम बच्चा आप जब से छोटे हो, जब से पैदा हो तब से इंटरनेट फोन सब यूज कर रहे हो, तो यार स्मार्ट मुझे पता है। तो बताओ आज ये जो चीज है बाहर किसी के पास नहीं जाएगा तो कैसे आएगा कोई? बताओ, हम भेजते जाएगा, इधर मैं भेजती होंगी या फिर आप भेजते होंगे, और कौन है? सीनियर्स फोन लेके उनसे लिंक लेके कर रहे होंगे, कुछ पता नहीं, वो फ्रेशर्स में गया बच्चा। हाँ वो तो है, मुझे पता है ये सब चीज तो ऐसे ही होता है। चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो वरना देखो मैं बहुत सारे ये स्ट्रिक्ट करके इसको सबको म्यूट करूँ, ये करूँ, वैसे मुझे ये नहीं। क्यों? हम जब तक क्लास में इंटरप्ट नहीं होगा तो क्लास का क्या मतलब है? खाली हम कोई बोलते जाएंगे तो होगा क्या? जब तक कोई हाँ ना नहीं बोलोगे तो इसमें से समझ में क्या आएगा? तभी तो सबको म्यूट करके रखो ये सब चीज में। बाकी इसमें टाइम भी वेस्ट होता है, तो हमारा ध्यान पढ़ाने में है। इसको अलाउ करो, उसके बाद इसको म्यूट करो, अनम्यूट करो, उसमें तो टाइम फिर माइंड भी डिस्टर्ब होता है ना। कोई चीज हम बोल रहे हैं इसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इतना तो नहीं करेंगे। और बाकी बच्चे आप बड़े हो, इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि ये सब चीज आप समझते नहीं हो। ओके चलो, इस सब का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे तो सबके लिए डिसिप्लिन से सब चीज हो सकता है। ओके तो बताओ, जो डिफ्रैक्शन डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म का कैलकुलेशन हो गया सबका? उस दिन हमने क्लास में कर लिया था, तो आपका हो गया था, लिख लिया था सारे? क्योंकि थर्ड का मैंने ऑप्शन आपको दिया नहीं था, शायद फोर्थ का डिस्पर्सिव पावर अपलोड करने के लिए शायद मैंने दिया नहीं था। तो आप सबने कर लिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सेम एक्सपेरिमेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और एक क्या था, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। ओके तो इन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर, रीडिंग लेना का स्टाइल तो सेम है, खाली आपका कैलकुलेशन में डिफरेंस है। इसमें एक बार रिफ्रैक्टिव म्यू निकालते हो, इसमें 3 बार निकाल के आपको करना है। तो कैलकुलेशन हो गया था ना? तुम सबका तो एक ही रीडिंग है, एक ही कैलकुलेशन होगा, खाली टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर कैलकुलेटिंग। रीडिंग से तो ये नहीं है, एरर से भी मतलब नहीं है, हाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि क्या हो रहा है इसमें। तो सबका हो गया था, समझ में आके कैलकुलेशन हो गया था? यस मैम। ओके चलो बढ़िया। और इस सबको अपलोड ये करके बाकी न्यूमेरिकल पर से ध्यान दो, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है उसके ऊपर भी ध्यान दो, सो दैट आपको जो भी है छोटा मोटा, क्योंकि अभी तो मैम हाँ बोलो। मैम एग्जाम में ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं कि मतलब हमारे को वैसी स्टेट करने के लिए हैं, ये न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं? थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। थ्योरी आएंगे न्यूमेरिकल?
नहीं, जब आपका जो ऑफलाइन एग्जाम मिड सेम का होता था या फिर एंड सेम का ही होता था, आपका जैसे मिड सेम तक फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट दोनों कवर करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला अभी ना, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑप्टिकल फाइबर एंड लेजर्स, इतना आपका टॉपिक होता था। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर का। तो उसमें एक 5 का डेरिवेशन आ गया, उसका 2 शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें न्यूमेरिकल हो सकते हैं या फिर छोटा सा थ्योरी का भी कोई डेफिनेशन वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। पर अभी जो क्वेश्चन, अगर हम ऑनलाइन एग्जाम अगर ले रहे हैं, जैसे मैंने बोला आपको नेक्स्ट वीक में अगर ऑनलाइन लोगे तो इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल साथ साथ छोटे छोटे डेरिवेशन भी आ सकते हैं। एमसीक्यू होगा पर उसमें आपका न्यूमेरिकल होगा, तो उसका भी आपका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। छोटा मोटा न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। हाँ बेटा बोलो। जो मिड सेम होगा वो भी एमसीक्यू बेस्ड होगा? अभी पता नहीं ना मिड सेम कैसे करेगा, कोई गाइडेंस नहीं है ना। तो एमसीक्यू बेस्ड होगा ना अगर ऑनलाइन होता है? नहीं नहीं, देखो बट पिछली बार जो हुआ था बच्चों का ऐसे हुआ था, पता नहीं कौन सा एग्जाम था वो हुआ था, अपलोड करने का ऑप्शन आया था जो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स का। तो अभी क्या करेगा अभी पता नहीं, उन लोगों के पास तो टाइम था क्योंकि उनका टाइम से स्टार्ट हो गया था, एंड आप लोगों के लिए ऑलरेडी लेट है, तो वो क्या सिस्टम रख के करेगा पता नहीं। तो हम तो आपको प्रैक्टिस के लिए सब जो एमसीक्यू वाला करा लेंगे, अभी दोनों चैप्टर करा लेंगे तो आपको आगे के लिए बहुत इजी हो जाएगी। अगर इनकेस शॉर्ट नोटिस में यूनिवर्सिटी एग्जाम कर रहे थे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार पढ़ लो तो अभी बहुत प्रेशर नहीं है आपके पास, अभी पढ़ते पढ़ते ये दोनों चैप्टर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेशन आता है तो अलग चीज है, बाकी छोटा मोटा टॉपिक कंसेप्ट क्लियर के लिए आपका ये जो टेस्ट है वो बहुत हेल्प करेगा, ओके। तो डोंट वरी फॉर टेस्ट की, आपको ये खाली थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, जितना किया है उतना कर लो ना। आप अगर बुक नहीं ले पा रहे हैं और मतलब पीपीटी से काम हो जाएगा ना, या कुछ हो रेफर? जाएगा। अगर आपको बुक नहीं है तो जो बुक हम पढ़ाते हैं ना देवराज सिंह का भी और कोई, उसका क्वेश्चन आंसर जो पोर्शन का मैं आपको भेज दूंगी अगर फोटो चाहो तो, ठीक है। जितने सारे न्यूमेरिकल है, बहुत सारे सॉल्व वाले बहुत भरे हैं, सॉल्व क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी, छोटे छोटे क्वेश्चन का जो आंसर वो भी भरा है देवराज सिंह का, बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको भेज दूंगी दोनों चैप्टर का, वो भी बहुत सारे पेजेस होंगे, ठीक है। वो आप पढ़ लो, अगर नहीं है तो मैं भी वो ग्रुप में फोटो खींच के आपको शेयर कर दूँ, 1-2 दिन में कर लेती हूँ उसको, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो विदाउट एनी। इतना कि थ्योरी तो हो गया है, थ्योरी तो आपका ऑलमोस्ट हो गया है, बाकी पीपीटी देखो, बाकी पीपीटी में देखो अपलोड के टाइम कोई अगर है, ओके बहुत जल्दी जल्दी पीपीटी बना था, कहीं पे अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो मुझे बता देना, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। और मैंने ऐसे ही पीडीएफ नहीं बनाया था ना, वो कहीं पे इधर उधर हो सकता है, डिफ्रैक्शन में तो इक्वेशन बहुत थे तो उसको पीपीटी बनाने में दिक्कत हो रही थी, इक्वेशन सारे टाइप करके फिर पेस्ट करने में दिक्कत हो रही थी, उसको तो मैंने वर्ड फाइल में रख के पीडीएफ कर दिया था। फिर भी देख लेना, कहीं पे कोई टाइपिंग एरर है तो मुझे बता देना, उसको हम कहीं कोई डाउट के साथ पढ़ना नहीं। माई मोटो इज दैट, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज क्या है, टाइप हो गया, मैम ने क्या दिया है, अगर डाउट लग रहा है तो पूछ लेना, तो टाइपिंग मिस्टेक भी कुछ हो भी सकता है, ठीक है, उसमें से मैं बता दूंगी। बाकी क्वेश्चन आंसर जो है बुक का पोर्शन का भेज देती हूँ, प्रीवियस का क्वेश्चन भी उसमें है, तो आप उसको देख के पता चल सकता है किस ईयर में क्या क्वेश्चन आया था, वो भी उसमें मार्क है, तो उसमें भी आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आपका टॉपिक हो जाएगी, इतना नहीं प्रेशर। बाकी सब्जेक्ट तो फिजिक्स में मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा आपको प्रेशर आएगी, इतना ज्यादा तो मैथ्स में, हाँ मैथ्स तो हेवी होता है हमेशा बेटा, पहले फिजिक्स भी बहुत होता था, पर अभी तो फिजिक्स का नहीं मैथ्स का प्रेशर बढ़ गया है जब से ये सिलेबस चेंज हुआ था बीच में, मैथ्स का प्रेशर